शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो पार्टिकुलरली ग्रीस यूनान की हम बात करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट किस प्रकार से अभी पॉलिटिकल प्रेशर को फेस कर रही है, इस चीज़ का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। तो ग्रीस में विपक्ष के नेता, सैनिक अफसर, इसके अलावा पत्रकार, इन लोगों की वायर टैपिंग की जा रही है। सरकार क्या काम कर रही है, इनकी प्राइवेसी का उल्लंघन करके इनकी जो जानकारी है उसका मिसयूज़ कर रही है, इसका आरोप लगाया जा रहा है वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर। इससे वहाँ की जो सरकार है काफ़ी प्रेशर में चल रही है। फरवरी में एक ट्रेन दुर्घटना में आप देखेंगे 57 लोग मारे गए थे, जिसमें कई सारे स्टूडेंट भी शामिल थे। इस दुर्घटना की वजह से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और चुनाव से ऐन पहले हुई एक नाव दुर्घटना में समुद्र के किनारे 200 से भी ज़्यादा प्रवासी डूब गए। ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं जो कि सरकार के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं जा रही, और वो तब जाएंगी जब सरकार एकदम सजग होकर के इन लोगों के लिए काम करे। लेकिन इनमें से किसी भी घटनाक्रम ने 55 वर्षीय रूढ़िवादी जो नेता हैं किरियाकोस मित्सोटाकिस के बारे में जनता की धारणा को प्रभावित नहीं किया था। तो इनकी जो मध्यम दक्षिणपंथी वाली न्यू डेमोक्रेसी पार्टी है, इनको 25 जून को हुए संसदीय चुनावों में काफ़ी बेहतरीन जीत हासिल हुई थी। तो ग्रीस में 2 महीने से भी कम वक्त में ये दूसरा चुनाव था। मई में न्यू डेमोक्रेसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी, लेकिन वो पूर्ण बहुमत हासिल करने से पीछे रह गई। एक अलग चुनावी प्रणाली के अंतर्गत जो दूसरी बार मतदान हुआ था, दूसरी बार वोटिंग हुई थी, इसमें श्री मित्सोटाकिस की पार्टी ने जहां 300 सदस्य वाली संसद में 40% सीटें, 40% वोट हासिल किया, मतलब 158 सीट लगभग ये जीत गए थे। वहीं जो मुख्य विपक्षी दल है सिरीजा को 18% वोट मिले थे, मतलब मात्र 48% सीट मिली। फिर आ जाती है मध्यम वामपंथी वाली पार्टी पासोक, जिसका नाम है, जिसका कभी ग्रीस की राजनीति में दबदबा हुआ था। इसको मात्र 12%, मतलब 32 सीट से संतोष करना पड़ा था। जबकि जेल में बंद फांसीवादी गोल्डन डॉन के पूर्व नेता इलियास कासीडियारिस, इनकी जो समर्थित पार्टी है, ठीक है, स्पार्टन्स, मात्र 4.5% मत ये हासिल ला पाई थी। तो 2019 में जब से सत्ता में आए थे मित्सोटाकिस, इसने आर्थिक सुधार, अपनी सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने और यूरोप में जीवन यापन संबंधी जो संकट है इससे उबरने के मकसद से बनाई गई अपनी नीति पर, इन्हीं के ऊपर फोकस किया था अपने चुनाव अभियान ने। वहीं यदि देखा जाए तो ग्रीस में जो अभी इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स की बात करी जा रही है, अभी वो कंटिन्यू है। 2010 की मंदी, इसके अलावा घोर ऋण संकट, जिसने देश को यूरोजोन से बाहर निकालने के कगार पर पहुंचा दिया था, के बाद ग्रीस ने हाल के वर्षों में देखा जाए तो काफ़ी कुछ सुधार हासिल किया है। यूरोपीय संघ ने भी इसकी मदद करी थी। तो यहाँ से जो धन उसको मिला था, इसकी बदौलत उसने इन्वेस्टमेंट करा, एक्सपोर्ट में सुधार लाया, और इसकी साख निवेश श्रेणी की साख, मतलब इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो इसमें भी काफ़ी कुछ वो सफल हो पाया है। वहीं जीडीपी का जो साइज है, काफ़ी विकास, उच्च विकास दर के बावजूद 2008 में वैश्विक वित्तीय ऋण संकट से पहले की तुलना में अभी 20% कम है। इसके बाद यदि हम बात करें मित्सोटाकिस की सबसे बड़ी उपलब्धि, वो रही थी आर्थिक स्थिरता हासिल करना, और ये उनका दावा भी था। उन्होंने अपने संदेश को एक कठोर आप्रवासी नीति के साथ में जोड़ा था। इस नीति के अंतर्गत ग्रीस के अधिकारी लोग अक्सर शरण चाहने वालों को तुर्की वापस भेज देते थे। इसके अलावा उन्होंने एक सख्त विदेशी नीति अपनाई थी, जिसने एजियन सागर में टर्की के साथ ज़बरदस्त तनाव बनाए रखा था। तो कुल मिलाकर के इनके टाइम पीरियड में टर्की के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहे। यही सब बात ऐसी हैं जिनके चलते चलते सबसे शक्तिशाली राजनेता के रूप में उनकी
जो छवि है वो उभर पाई थी। इसके बाद अब कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड, इसके अलावा समाज से रिलेटेड कुछ साहसिक निर्णय उनको लेने पड़ेंगे। इसके अलावा जो वहाँ उनकी देश की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, उसको कंटिन्यूस सुधार लाना पड़ेगा, तब जा कर के उनकी जो उधार लेने की रेटिंग है वो अच्छी खासी हो पाएगी। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर यदि कोई ऋण लेने आया है तो आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ में यदि आप चाहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ तो आपको टर्की के साथ अपने जो रिलेशन है ना उसको अच्छे करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन जिसको हम हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसको महंगाई कहा जाता है। तो इन्फ्लेशन या फिर महंगाई का सीधा सीधा जो संबंध है, आप कभी भी ये मत समझिए कि कीमतों में वृद्धि हो रही है उसी को हम इन्फ्लेशन कहेंगे। इसको हमेशा आप याद रखिए कि मार्केट में जब मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, मार्केट में जब पैसा बढ़ जाता है तो उस समय में इन्फ्लेशन होता है। यदि आप इस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं तो आपको आगे की जो इकोनॉमी की क्लासेस है, इन्फ्लेशन है, बैंकिंग है, ये वाला चैप्टर पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या काम करता है, मार्केट में जो बढ़ा हुआ पैसा है उसको खींचने की कोशिश करता है। उसके लिए वो अपनी जो ब्याज दरें हैं, रेपो रेट है, उसको बढ़ा देता है। रेपो रेट यदि बढ़ाएगा तो जो बैंक है उनको पैसा आरबीआई से ज़्यादा महंगा मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में उसको पैसा उधार मिल रहा है आरबीआई से। तो वो क्या काम करते हैं, अपने ग्राहकों की भी जो ईएमआई है उसको बढ़ा देते हैं या फिर अपने ग्राहकों को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर ब्याज देते हैं। इससे मार्केट में जो पैसा मौजूद है उसको सरकार खींचने का काम करती है, आरबीआई खींचने का काम करती है। कुल मिलाकर के आपकी जेब से जो पैसा है वो महंगाई बढ़ने के बावजूद भी और सरकार उसको खींचती है और कहती है कि नहीं, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सरकार आरबीआई के टूल्स हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आरबीआई को कुछ टास्क दिए हैं कि भाई आप 4% प्लस माइनस 2%, इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन को मत होने देना। और आरबीआई के पास मात्र एक ही टूल है, उसी से वो अपना काम चलाता है कि रेपो रेट को कम या ज़्यादा करना। जब भी लगता है कि वो मार्केट में पैसा ज़्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही, तो वो क्या काम करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। और जब कभी लगता है कि एकदम मंदी आने वाली है तो फिर मार्केट में पैसा फेंकना चालू कर देता है, जैसे कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको डाउन किया जाता है। लेकिन ऐसा जो अच्छा वाला समाचार है आपको बहुत ही कम मिलता है, देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो मुद्रास्फीति है, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इन्फ्लेशन का शाब्दिक अर्थ है स्फीति, मगर व्यवहार में इसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब मूल्य में वृद्धि हो जाना, मुद्रा प्रसार हो जाना। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब महंगाई बढ़ती है तो उस टाइम में हमारे पास जो रुपया होता है उसकी वैल्यू गिर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पहले 70 रुपये में जहाँ 1 लीटर पेट्रोल आता था, आज के टाइम में 100 रुपये खर्च करने पर 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जेब में जो आपका 70 रुपया है अब वो कोई काम का नहीं। अब आपके पास में 100 रुपया होगा तभी जाकर के आप 1 लीटर पेट्रोल ख़रीद पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो रुपए होती है, हमारी जो मुद्रा होती है ना, उसका मूल्य गिरने लगता है। और इसका मेन रीज़न ही मुद्रा प्रसार का रिजल्ट माना जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन को कई सारे प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि कमोडिटी इन्फ्लेशन, जिसको हम वस्तु स्फीति बोलते हैं। तो यदि कीमत स्तर में वृद्धि वस्तुओं की पूर्ति में कमी के कारण हो जाए, जैसे कि लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है लेकिन वस्तुएं कम पड़ जा रही हैं,
वस्तुएं कम पड़ जा रही हैं तो दुकानदार क्या काम करता है, अपनी चीज़ों को महंगा महंगा बेचना चालू कर देता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कमोडिटी इन्फ्लेशन। जैसे आज के टाइम में, बारिश के टाइम में टमाटर का हाल हो रहा है, टमाटर कम हो गया है, फसलें ख़राब हो गई, लेकिन डिमांड तो बढ़ी हुई, खाना तो सभी को है। इसको हम बोलते हैं कमोडिटी इन्फ्लेशन। इसके बाद आ जाता है करेंसी इन्फ्लेशन। तो कीमतों में वृद्धि जो हो रही है, अभी जो हमारी मुद्रा चलन में है इसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए तो इसको हम बोलते हैं साक्स्फीति। क्या बोलते हैं? करेंसी इन्फ्लेशन। अभी मार्केट में 100 रुपये घूम रहा है, 100 की जगह 150 रुपये घूमना चालू हो जाए तो इसको हम बोलेंगे करेंसी इन्फ्लेशन। फिर आता है क्रेडिट इन्फ्लेशन। साख की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाना। बहुत सारे लोग, एकदम ढेर सारे लोग लोन लेने चले गए, उधार लेने चले गए, मार्केट में ढेर सारा पैसा हो गया, इसको बोलते हैं क्रेडिट इन्फ्लेशन। इसके बाद आते हैं कुछ बजटरी इन्फ्लेशन। ठीक है, हो सकता है बजट में ऐसा उल्लेख कर दिया है कि मार्केट में पैसा भेज रही है सरकार। ओवर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन भी होता है, अंडर प्रोडक्शन इन्फ्लेशन भी होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया, इसके चलते चलते वस्तुओं के दामों में वृद्धि हो गई। इसके बाद आप देखते हैं क्रियाओं के आधार पर भी इन्फ्लेशन को कई सारे पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन है, फिर है वेज के चलते चलते भी कुछ इन्फ्लेशन उत्पन्न हो जाती है, साइज के हिसाब से, नियंत्रण के हिसाब से, ओपन इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में भी इसको बांटा गया है। अब सीधे एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए, अब इस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, टमाटर का रेट बढ़ते जा रहा है, अभी धीरे से प्याज का भी रेट बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार को क्या क्या प्रयास करने चाहिए, पॉलिसी मेकर को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर इस आर्टिकल को लिखा गया है। तो पॉलिसी मेकर को इन्फ्लेशन से रक्षा प्रोवाइड करनी है, इन्फ्लेशन का असर कम से कम पड़े लोगों के ऊपर, ही इस बात का ध्यान रखना है। इसी के माध्यम से आप सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि यदि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, तो लोग अपनी डिमांड को ऑटोमेटिक कम कर देंगे। जैसे कि पहले आप 2-4 किलो टमाटर ऐसे ही उठा के ले आते थे, तो आज के टाइम में जो टमाटर है वो आप खाना कम कर देंगे। 2 किलो की जगह आप आधा किलो लाएंगे, 1 किलो लाएंगे, इस प्रकार से आप अपना काम करेंगे। लेकिन इससे घाटा होने वाला है उन किसानों का, उनको लगेगा कि यार कोई ख़रीद ही नहीं रहा है, डिमांड ही नहीं हो रही है, तो मैं क्यों टमाटर पैदा करूं। कुल मिलाकर के जो हमारे देश की ग्रोथ है ना, वो प्रभावित होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि सस्टेनेबल ग्रोथ यदि करना है तो इसके लिए इन्फ्लेशन के हिसाब से भी सरकार को थोड़ा सा चलने की ज़रूरत है। अभी हाल फिलहाल के टाइम पीरियड में आप देखेंगे जो इंडियन हाउस होल्ड है वो अपने आप को स्ट्रगल फील कर रहे हैं, स्ट्रगल में पा रहे हैं। जो इसेंशियल किचन के स्टेपल्स हैं, आइटम हैं, उनमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, जैसे कि टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो से लेकर के तुअर दाल एंड राइस, सब में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं जो टोमेटो के प्राइसेस हैं वो डबल हो गए हैं मंथ ऑन मंथ बेस पर। यदि आप देखेंगे ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस 29 जून के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो वो 53 रुपया पर किलोग्राम, 29 जून की ये डेट है। ये हुआ करता था 24 रुपया यदि आप पिछले महीने की बात कर लें तो। ठीक है, लगभग डबल हो गया है। 29 मई को 24 था और 29 जून को आप देखेंगे ये रेट जो है लगभग 60 रुपया हो गया है। ये डाटा है कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट्स प्राइस मॉनिटरिंग डिवीज़न से ये बात पता चली है। वहीं जो ऑनियन एंड पोटैटो के प्राइसेस हैं वो सेम रहे थे मंथ ऑन मंथ। यदि हम बात करें सीमिंगली फार मोर बेनिन वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो बेनिन का मतलब होता है लगभग सेम टू सेम ही चल रहा, उतना ज़्यादा वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। 7.5%, 4.5%। रिस्पेक्टिवली द ओवरऑल
trajectory in the price gain across the wider food basket is symptomatic of the unsettling build-up of underlying inflation pressure in the economy। कुल मिलाकर के आपकी इकोनॉमी प्रेशर में चल रही है इन्फ्लेशन के चलते चलते। तो देखिए, ये कोई बहुत बड़ी समझने वाली चीज़ नहीं है, ये केवल सीधी सीधी सी बात है कि बारिश के टाइम में फसल चौपट हो जाती है। फसल चौपट होने के चलते चलते ही जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हुए हमको नज़र आते हैं, लेकिन ये चीज़ हर साल होती है। तो हर साल होती है, सरकार को पता भी है, तो सरकार ने फिर इसके लिए प्रयास क्यों नहीं किए? यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है। तो ये कोई शक वाली बात नहीं है कि कृषि उपज की कीमतों में सीजन के हिसाब से रेट बढ़ते रहता है। उनकी आपूर्ति मोटे तौर पर कुछ कारकों से तय होती है, जिसमें फसल कटाई के लिए चुना गया टाइम कैसा रहा, उनको जल्दी से जल्दी अपनी फसल बोनी पड़ती है। किसानों द्वारा अपनी फसल बाज़ारों में लाए जाने के समय मंडी में चल रही कीमतें भी कुछ चीज़ें निर्धारित करती हैं। अभी पिछले महीने आप देखेंगे ग्रामीण महाराष्ट्र के टमाटर उत्पादकों ने भारी मात्रा में अपने जो प्रोड्यूस हैं उनको सड़कों पर फेंका। क्यों? क्योंकि उनको रेट नहीं मिल रहा था। हालांकि इनमें से कई खाद्य वस्तुओं मतलब टमाटर समेत के दाम पिछले साल के इसी समय के मुकाबले अब भी काफ़ी ज़्यादा है। सरकार की एग मार्केट वेबसाइट के हिसाब से देखें, मंडियों में बहुलक आधारित दैनिक भारित औसत आवक मूल्य मॉडल डेली वेट एंड एवरेज प्राइस से ये पता चला है कि टमाटर के दाम एक साल में लगभग तिगने होकर के 29 जून को 5,579 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गए। इसी प्रकार से जो आवक मूल्य का डेटा है, अरहर दाल में 35% की दिखाता है, उछाल दिखाता है। साधारण धान की बात करें तो 19% की वृद्धि दिखा रहा है। अभी सामान्य से 13% कम पानी गिरा है और आने वाले महीने में इसके स्थानिक और सामयिक वितरण पर अल नीनो से उत्पन्न अनिश्चितता के अवसर हो सकते हैं। और इसका मतलब ये है, जब बारिश का कोई फिक्स नहीं है तो महंगाई का फिक्स हो जाता है कि महंगाई फिर काबू में आने वाली नहीं है। तो ज़रूरत इस बात का है कि नीति निर्माता कथनी को करनी में बदलें और महंगाई को काबू करने पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखें। आखिरकार आरबीआई के अर्थशास्त्रियों ने ताज़ा बुलेटिन में कुछ यूँ जिक्र किया, उच्च लेकिन टिकाऊ समावेशी आर्थिक विकास की राह कीमतों में स्थिरता के जरिए तैयार करनी होगी। तो जब सरकार कह रही है तो सरकार फिर कर क्यों नहीं रही है?